मैं यमराज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज कक्षा 11 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा इस चैनल पर आज का पहला वीडियो है। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए कक्षा 11 का चैप्टर पहला स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 जीव जगत में विविधता। चलिए हम आप लोगों को आज पढ़ाते हैं इकाई 1। चलिए हम चैप्टर 1 निकालते हैं। चैप्टर 1 अध्याय 1 निकल गया। जीव जगत का मतलब यही होता है कि जो ये धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे सबको जीव जगत कह सकते हैं। जैसे कि पर्वत, महासागर, अलवनीय मिठास पानी, झरना, मरुस्थल, प्राणी, जीव, पंछी, मोर आदि, घोड़ा, ऊंट, सब जितना भी हुआ जो सब जीव जगत में आता। आप लोग समझ गए कि जीव जगत क्या होता है। और जीव जगत क्या है? जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम पराया जीव से समिष्ट अभिलक्षण को देखते हैं। जैसे कि कोई भी जीव का हम परिभाषित करेंगे, जैसे कि कौआ ले लिए या मोर ले लिए या कुत्ता ले लिए, जो भी ले लिए उसे हम जीव कहेंगे। तो उसमें तो कुछ लक्षण होगा ही जीव का, तो हम जीव कह रहे हैं। हम लोग को प्राणी कहेंगे या और कुछ कहेंगे तो उसमें दे सकते, उसमें कम से कम वृद्धि, जनन और पर्यावरण के प्रति संवेदन का पता तो लगाना ही है तथा उसमें अनुकूल क्रिया तो करना ही होगा। जैसे कि जब हम किसी को जीव कहेंगे तो उसमें तो वृद्धि देखेंगे ही कि क्या उसमें वृद्धि होती है, वो खाना खाता है, जनन करता है, पर्यावरण में वह संवेदन उत्पन्न करता है, उसे गुस्सा आता है, उसे खुशी होती है, ये सब देखेंगे। हम इससे जीव समझेंगे। चलिए हम जीव के प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। जब हम कोई भी वस्तु को जीव कहेंगे तो उसके प्रमुख लक्षणों को तो देखेंगे। तो पहले लक्षण है वृद्धि। जैसे कि हम कोई भी जीव, पहले हम कुत्ता मान लिए तो कुत्ता को हम उससे को जीव कहेंगे तो हम उसमें देखेंगे ना कि उसमें वृद्धि होता कि नहीं होता, निर्जीव है कि सजीव है। और इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा जाए, विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? विशिष्ट लक्षण देखिए, जब आराम से सुनिएगा, वैसे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, वैसे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, ना कि निर्जीव में पाए जाते हैं। वैसे लक्षण है जो सजीव में सिर्फ पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते, तथा सभी सजीव में पाए जाते हैं। तब आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि ऐसे लक्षण होते हैं जो सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं और निर्जीव में नहीं पाया जाता है, लेकिन सभी सजीवों में पाए जाते हैं। वैसे लक्षण को हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले वृद्धि को देखते हैं। जब हम कोई भी जीव को देखेंगे तो पहला लक्षण हम वृद्धि देखते हैं। तब वृद्धि देखते हैं तो देख सकते हैं वृद्धि देखते हैं। तब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होने, यह दोनों वृद्धि के द्विगुणित लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, वृद्धि देख रहे हैं जरी। तब जब वृद्धि होता है ना, जब जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि जीव है ना, कोई भी जीव है उसके भार में हुआ, जैसे कि वजन बढ़ गया तो उसको भी हम वृद्धि कहते हैं। या उसकी संख्या बढ़ गई, जैसे एक है और वे 2 हो गया तो उसको भी हम वृद्धि कहते हैं। ये दोनों वृद्धि के भी लक्षण है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होता, समझे? बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अब पौधे में यह वृद्धि जीवन प्राय कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होता। तो ठीक है दोस्तों, अब वृद्धि जानते हैं सजीव और निर्जीव दोनों में होता। आप लोग कहेंगे कि सजीव में वृद्धि कैसे होगा? सजीव में तो होगा, लेकिन निर्जीव में कैसे वृद्धि होगा? तो पहले हम सजीव और निर्जीव के बारे में बताएं। सजीव उसे कहते हैं जो हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जिसमें प्राण रहता है, वे खा सकते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। निर्जीव हो गया टेबल, बेंच, कुर्सी, जो कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं।
तो निर्जीव कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सजीव में तो वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव में कैसे होता है? निर्जीव में वृद्धि ऐसे होता है जैसे कि रेत के टिल्ला हो गया, जैसे कि कोई कहीं से एक ट्रैक्टर बालू आके गिरा दिया और उसके 1 साल बाद देखेंगे तो उस पर धूरी कंकर कितना बैठेगा साल भर में? तो साल भर में बैठेगा तो उसमें तो यदि धूरी कंकर बैठा तो उसमें कुछ तो वृद्धि होगा, तो उसे भी हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि ऊपर के लाइन में लिखा हुआ जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होती है तो उन्हें वृद्धि ही कहा जाता। ठीक समझ गए ना? तब निर्जीव में भी वृद्धि होता। तो आप लोग तो समझ सकते हैं, कोई पूछेगा वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण है, तो आप लोग क्या कहेंगे? वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों में होता, इसलिए इसे विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता। चलिए पढ़ते हैं। पौधे में यह वृद्धि जीवन प्राय कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है, और प्राणी में यह वृद्धि कुछ आयु तक है। मैंने प्राणी में यह वृद्धि कुछ आयु तक होता। ठीक, तब कोशिका विभाजन एक विशिष्ट ऊतकों में होता। कोशिका विभाजन जो प्राणियों में होता है यदि वे विशिष्ट ऊतकों में होता, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। जैसे कि कोई भी कोशिका विलुप्त हो गया है, जैसे कि धीरे धीरे तो कोशिका हम लोग के घटता जाता है, जितना बच्चा का कोशिका बनता है उतना बूढ़ा के आदमी के तो कोशिका नहीं बनता, तो वही स्थान ग्रहण करता। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिकीय जीव भी होते हैं ना, जो ना कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो अब बड़ी सरलता से कोई भी इस पत्र संबंध में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोशिकाओं की संख्या की गिन सकते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कोशिका को गिना नहीं जा सकता आँख से, खुली आँखों से। कोशिका को गिनने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं की संख्या को गिन सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन परस्पर विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए। देखिए ये लाइन को बहुत नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के बाहर में वृद्धि होना ही वृद्धि समझा जाता है। जैसे कि हम पहले ही कहें कि हमें याद रखना है कि जीव के बाहर में वृद्धि होता है उसे वृद्धि समझा जाता है। यदि हम देखिए लिखा हुआ, यदि हम भार को वृद्धि का भी लक्षण मानते हैं तो निर्जीव में भी भार में भी वृद्धि होती है। जैसे देख लिए ना कि हम कह रहे थे कि निर्जीव में वृद्धि होता है, देखिए तो निर्जीव में क्योंकि इसके भार में वृद्धि होता है। रेत के टीले हो गया, पर्वत हो गया, तो उस पर तो कंकर बालू बैठकर कुछ तो अति होगा ही। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, पर्वत, गोलासम तथा रेत के टिल्हे में वृद्धि होता। ठीक समझ गए? लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनके सतह के पदार्थों को एकत्र होने के कारण होती है। जैसे कि हम कह रहे थे उसके पदार्थों के एकत्र होने से होता है। जैसे धूल मिट्टी जम गया तो ये एकत्र हो गया, उसके कारण हुआ। और जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। इसके जीवों में वृद्धि अंदर से होता है। जैसे हम लोग में ग्रोथ होता है, माने कि बढ़ते हैं, तो हम लोग के तो खाना खाते हैं, उससे पाचन तंत्र होता है, रिस्पायरेशन होता है, सब चीज़ हुआ, उसके बाद हमको अंदर से वृद्धि हुआ। इसमें ऊपर से जम जाता तो वृद्धि होता। ठीक, तब इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता। विशिष्ट लक्षण विशिष्ट गुण दोनों समान है, तब विशिष्ट गुण इसके नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों में होता है। और देखिए जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होती है उसे विवेचना करने के ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र का लक्षण है, के लक्षण है। समझ गए? अब चलिए ये तो अब वृद्धि का हो गया कि वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब वृद्धि सजीव एवं निर्जीवों में भी होता है। चलिए अब जनन के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के जनन में जीवों का भी लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस कथ्य की व्याख्या हो जाती है। देखिए अब जनन के बारे में पढ़ते, क्या जनन सजीव एवं निर्जीव दोनों में होता है? तो जी हाँ, सजीव एवं निर्जीव दोनों में जनन। चलिए हम आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीव में जनन का अर्थ अपनी संतानों को उत्पन्न करना है। इसका अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलता।
समझिए। जनन, बहुकोशिकीय जीव में जनन का अर्थ अपनी संतानों को उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग अपने माता पिता से मिलते हैं। समझिए, बहुकोशिकीय जीव में। अब जनन भी दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिस जनन में माता पिता दोनों भाग लेते हैं, अपने नए संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जिस जनन में माता पिता भाग नहीं लेते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, और चैप्टा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, इसलिए इसे विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। सजीव और निर्जीव में हम विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि विशिष्ट लक्षण का परिभाषा है वैसे लक्षण जो सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते, और सजीव में पाए जाते हैं लेकिन सभी सजीवों में पाया जाना चाहिए उसे। तो हम कैसे कह सकते हैं इसे जनन, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जनन नहीं पाए जाते, जैसे कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, बंदे, कामगार, मधुमक्खी, अनुबचर, मानव, युगल आदि। आप लोग तो समझते हैं, जैसे कि जो लोग न लड़का होते हैं न लड़की होते हैं, वे सब तो अपने संतानों को जनन कर कर नया रूप प्रदान नहीं कर सकते, वैसे लोग। अब खच्चर, कामगार, मधुमक्खी ये सब जनन नहीं करते। एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं। लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, अब फंजाई, कवक, लाखों ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, और चैप्टा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेते हैं। इसी प्रकार एक नया जीवन बन जाता है। फंजाई और तंतु में शैवाल और मांस तथा प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करता है। जब हम एक कोशिकीय जीव जैसे बीजाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यावरण है अथवा कोशिकीय की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप परिभाषित कर चुके हैं, जो जनन नहीं करते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, इसे खेसरा, खच्चर, बंधुआ, कामगार, मधुमक्खी, अनुचर, मानव, युगल आदि। इसी प्रकार इसे भी विशिष्ट लक्षण कहना गलत है, क्योंकि जनन सिर्फ सजीवों में होता, परंतु सभी सजीव में नहीं होता, इसलिए हम इसे विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। जनन भी आप समझ गए। चलिए आप उपचयन देखते हैं। उपचयन, सभी जीव रासायनिक से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अणुबद्ध जीवन अणुओं में बदल और उनका निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सभी पौधे, प्राणी, कवक, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपचायी क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपचायी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपचायी क्रियाएं नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपचायी क्रियाएं प्रदर्शित हो जाता है। जीव के शरीर से बाहर प्रखनली में की गई उपचायी क्रियाएं वे तो जैव है और न ही निर्जीव है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं
सभी जीव चाहे वे बहु कोशिकीय हो अथवा एक कोशिकीय हो में हजारों उपचायी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। सभी पौधे, प्राणी, कवक, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपचायी क्रियाएं होती हैं। उपचायी क्रियाएं क्यों होती हैं इसे समझिए। उपचायी क्रियाएं इसलिए होती है जब हम भोजन करते हैं, तब भोजन करते हैं तो हमें गैसों का, जैसे कि O2 हम लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, इसे ही हम उपचायी क्रियाएं करते हैं। ये लेते हैं तो हम अपने भोजन को पचा सकते हैं। अब पचाने के बाद ही हम पुनः उसे भोजन कर सकते हैं और विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसी कारण सभी सजीवों में उपचायी क्रियाएं तो होगी ही होगी, क्योंकि सभी जीव भोजन करते हैं, इसलिए सभी जीवों में उपचायी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपचायी क्रियाएं हैं। जैसे कि हमारे शरीर में O2 जाता है, CO2 निकलता है, ये रासायनिक क्रियाएं हैं, इसे हम उपचायी क्रियाएं ही कहेंगे। किसी भी निर्जीव में उपचायी क्रियाएं नहीं होती। देखिए, किसी भी निर्जीव में उपचायी क्रियाएं नहीं होगी, क्योंकि वे भोजन ही नहीं करता। तो भोजन ही नहीं करता तो उसमें उपचायी क्रियाएं होगी ही कहाँ से। जीव के शरीर से बाहर प्रखनली में की गई उपचायी क्रियाएं न तो जैव है और मतलब कि सजीव है और न ही निर्जीव होते हैं। इसी कारण उपचायी क्रियाएं जीवों के एक विशिष्ट लक्षण, जैसा कि हमने कहा था, विशिष्ट लक्षण वैसे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं, न कि निर्जीव में, तथा वे सभी सजीवों में पाए जाएं, उसे हम विशिष्ट लक्षण। तो उपचायी क्रियाएं सभी सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे विशिष्ट लक्षण कहना सही है।